तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 2 का। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में बता दिया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, यदि आप लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूँ, देख लीजिएगा। जिसने भी देखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। पूरा अध्याय मैं आप लोगों को इस वीडियो में समाप्त कर दूंगा। कक्षा 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए इस शानदार वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, समझिएगा, रटिएगा नहीं, नोट नहीं कीजिएगा। जब तक नहीं समझिएगा तब तक यहाँ से आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन गारंटेड है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। चैप्टर 2 से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना ही क्वेश्चन से पूछा जाएगा जो मैं आप लोगों को डिस्कशन करने वाला हूं इस वीडियो में। इससे पहले भी मैंने दोस्तों जो भी वीडियो चैप्टर वाइज बनाया है, सारे क्वेश्चन हमारे चैप्टर वाइज से आए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। यानी रूसी क्रांति का जो प्रभाव था ना, उसके बारे में वर्णन करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। 1917 की बालशेविक क्रांति के दूरगामी और व्यापक प्रभाव पड़े। इसका MAIT न सिर्फ रूस पर बल्कि विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा। इस क्रांति के रूस पर निम्नलिखित प्रभाव हुए। देखिए, अगर आप इसका आंसर शॉर्टकट में देना चाहते हैं तो ये सब नहीं लिख करके डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, रूस क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित है। ठीक है, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं रूसी क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित हैं, जिसमें लिखेंगे पहला, स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत। ठीक है, 1917 की बालशेविक क्रांति के स्वरूप अत्याचारी एवं निरंकुश राजतंत्र की समाप्त हो गई। ये था पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना डैश। बालशेविक क्रांति ने कई बार शोषित सर्वहारा वर्ग को सत्ता और अधिकार प्रदान किया। नई व्यवस्था भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया। ठीक है, तीसरा है नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना। क्रांति के बाद रूस में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। क्रांति के बाद रूस में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। यह व्यवस्था साम्यवादी विचारधारा के अनुकूल थी। ठीक है, यानी यहाँ कहा यह जा रहा है नई प्रशासनिक व्यवस्था, नाम से ही क्लियर है। नई प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब ये हुआ दोस्तों कि क्रांति के बाद रूस में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें साम्यवादी विचारधारा के अनुकूल थी। चौथा पॉइंट है नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। क्रांति के बाद रूस में नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। सामाजिक असमानता समाप्त कर दी गई। अब देखिए यहाँ कहता है विश्व प्रभाव। इसमें क्या था क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये था दोस्तों, दो तरह से दिया गया था। कहता है इसका प्रभाव जो है MAIT न सिर्फ रूस पर बल्कि विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा था। हम लोगों ने रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें तो हम लोगों ने रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना कर लिया है। अगर आप लोग पहला क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो केवल आप लोग इस 4 पॉइंट को लिख देंगे तो आप लोगों का फुल नंबर मिल जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रूस क्रांति का अगर विश्व पर प्रभाव पूछे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, क्रांति का विश्व पर प्रभाव यानी रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या लिखिएगा, रूसी क्रांति का विश्व के दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़े। ये प्रभाव निम्नलिखित थे। ठीक है, एक एक चीज़ को समझिए दोस्तों। यहाँ पहला पॉइंट्स कहा जा रहा है पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार के प्रयास। इसमें कहा गया है पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार के प्रयास क्या किए गए हैं। तो विश्व के जिन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वे भी अब यह महसूस करने लगे कि बिना सामाजिक आर्थिक समानता के राजनीतिक समानता अपर्याप्त है, कठिन है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वह है साम्यवादी सरकारों की स्थापना। पहला पॉइंट था पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार के प्रयास किए गए और दूसरा है साम्यवादी सरकारों की स्थापना। रूस के समान विश्व के अन्य देशों जैसे चीन, वियतनाम इत्यादि में भी बाद में साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई। तीसरा जो पॉइंट है साम्राज्यवाद के पतन की प्रक्रिया तीव्र, यानी कि बाल्शेविक क्रांति ने साम्राज्यवाद के पतन का मार्ग प्रशस्त
कर दिया। चौथा जो पॉइंट्स है वह है नया शक्ति संतुलन। रूस के नवनिर्माण के बाद रूस साम्यवादी सरकारों का अगुवा बन गया। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन कर लिया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, तब आपका आंसर जो है केवल यहाँ तक लिखना है। ठीक है, अगर आपको केवल यहाँ तक लिखना है, कैसे लिखना है एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। क्वेश्चन है रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, तो हम लोग पहले आंसर लिखेंगे रूसी क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित है। उसके बाद ये ना लिख करके ये नहीं लिखेंगे, चारों पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, यानी ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाएगा रूसी क्रांति विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा वो लिखे, तब हमें ये लिखना है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ से लिखना है दोस्तों, इसके साथ साथ हमें यहाँ से लिखना है। जैसे विश्व क्रांति का विश्व पर प्रभाव, ये लिखने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लिखेंगे। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करिए, और समझ में नहीं आया तो डिसलाइक करिए, और नीचे कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्या दिक्कत हुआ। क्योंकि हम अपने चैनल पर प्रत्येक चैप्टर वाइज आप लोगों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। इसी तरह से आगे का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्री में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं दोस्तों इस वीडियो को बनाने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे इसका PDF भेज दूंगा। इसका कोई फ़ी आपको कभी नहीं देना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें, यानी कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में वर्णन करना है, बताना है, और उसका सिद्धांत क्या था वो भी बताना है। तो चलिए पहले हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में समझते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। अब यहाँ समझिए, ऑप्शन में पूछा जा सकता है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, तो 5 मई 1818 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तो जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में, ठीक है, हुआ था। उसके बाद है दोस्तों समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पहला क्या कहता है, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स की जो भूमिका थी वह महत्वपूर्ण थी। मार्क्स पर रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं हेगेल के विचारधारा का गहरा प्रभाव था। मार्क्स पर, किस पर, तो कार्ल मार्क्स पर जो है वह किस किस का गहरा प्रभाव था, तो रूसो का, मॉन्टेस्क्यू का एवं हेगेल का विचारधारा गहरा प्रभाव था। मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कौन कौन मिलकर के 1848 इसमें साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित किसने किया, तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर के 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए, रटिए नहीं। मार्क्स ने पूंजीवादी की घोर भर्त्सना की और श्रमिकों के हक की बात उठाई। मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ने को उसने प्रेरित किया। मार्क्स ने 1868 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने और कब की, तो ये दोनों आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी कि दास कैपिटल की रचना किसने की, दास कैपिटल है क्या, तो एक पुस्तक है, उसकी रचना किसने की, तो कार्ल मार्क्स ने की 1867 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। दास कैपिटल को किसने प्रकाशित किया, किसने रचना की, तो कार्ल मार्क्स ने। कब किया, 1867 ईस्वी में। और दास कैपिटल को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मार्क्सवादी दर्शन समाजवाद के नाम से विख्यात हुआ। अब यहाँ समझिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो है वह कार्ल मार्क्स के बारे में क्या क्या जानकारी मिली, वो सारी जानकारी को आपको लिख देना है। पहली तो ये कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ, ठीक है। उसने दोस्तों कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका
किसको लेकर थी? तो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने को लेकर। ठीक है, उसने क्या क्या प्रकाशित किया? तो दोस्तों उसने एंगल्स के साथ मिलकर के 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, उसने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, 1867 ईस्वी में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कार्ल मार्क्स के बारे में आपने समझ लिया, अब उसका सिद्धांत क्या है ये समझते हैं। चलिए, लिया हुआ है मार्क्स के सिद्धांत इस प्रकार से है। पहला, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। पांचवा, राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना, ये उसका सिद्धांत था। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बिना देरी किए हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साम्यवाद के जनक कौन थे, यानी साम्यवाद के पिता कौन थे? समाजवाद, कुछ फ़ोन आ गया, चलिए हम थोड़ा सा फ़ोन को ऑफ कर देते हैं ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए दोस्तों, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। समाजवाद एवं साम्यवाद में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ 2 क्वेश्चन है, साम्यवाद के जनक कौन थे और समाजवाद एवं साम्यवाद में अंतर स्पष्ट करें। चैप्टर का भी नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। चलिए बारीकी से हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट्स को। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साम्यवाद के जनक फ्रेडरिक एंगल्स तथा कार्ल मार्क्स थे। समझ में आ गया? साम्यवाद के जनक कौन थे? तो फ्रेडरिक एंगल्स तथा कार्ल मार्क्स थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग, पहला क्वेश्चन तो हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर एक ही लाइन में हो गया। दूसरा क्वेश्चन, समाजवाद एवं साम्यवाद में अंतर क्या होगा? तो समझिएगा दोस्तों, यहाँ कहा गया है समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया रूप प्रदान किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समाजवाद जो है ना, वह एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया रूप प्रदान किया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण अपने चरम उत्कर्ष पर था। उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने तथा वर्गविहीन समाज करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका अदा की। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ को समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। आरंभिक समाजवादियों में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरवे, लुई ब्लां तथा रॉबर्ट ओवेन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किस काल में दोस्तों? आरंभिक समाजवादियों में ये सब था। ये सभी समाजवादी उच्च और व्यवहारिक आदर्श से प्रभावित होकर वर्ग संघर्ष की नहीं बल्कि वर्ग समन्वय की बात करते थे। ठीक है, दूसरे प्रकार के समाजवादियों में फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स और उनके बाद के चिंतक साम्यवादी कहलाए। ये लोग समन्वय के स्थान पर वर्ग संघर्ष की बात की। इन लोगों ने समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। मार्क्सवादी दर्शन साम्यवाद के नाम से विख्यात हुआ। मार्क्स का मानना था कि मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसका मानना था? तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि दोस्तों मानव इतिहास जो है ना, वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास उत्पादन के साथ साधनों पर नियंत्रण के लिए 2 वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। समाजवाद के उदय और विकास को रेखांकित करें। आंसर देखते हैं। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज के एक रूप प्रदान किया है, एक नया रूप प्रदान किया है। ये तो समाजवाद हो गया। अब उसके उदय और विकास समझते हैं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति गोदारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था। उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने तथा वर्गविहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका अदा की। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के प्रबोधन आंदोलन के दार्शनिकों के लेखों में ढूंढे जा सकते हैं। आरंभिक समाजवादी आदर्शवादी थे जिसमें सेंट साइमन, चार्ल्स फूरुए, लुई ब्लां तथा रॉबर्ट के ओवेन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। समाजवादी आंदोलन और विचारधारा मुख्यतः 2 भागों में विभक्त की जा सकती है। पहला तो ये है
आरंभिक समाजवादी अथवा कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी। दूसरा है कार्ल मार्क्स के बाद की समाजवादी। एक है कार्ल मार्क्स के पहले की समाजवादी और दूसरा है कार्ल मार्क्स के बाद की समाजवादी। अब देखते हैं दोनों है क्या। तो यहाँ देखिए, आरंभिक समाजवादी आदर्श या स्वप्रदर्शी समाजवादी कहे गए। वे उच्च और अव्यावहारिक आदर्श से प्रभावित होकर वर्ग संघर्ष ही नहीं बल्कि वर्ग समन्वय की बात करते थे। दूसरे प्रकार के समाजवादियों में फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स और उनके बाद के चिंतन जो साम्यवादी कहलाए, वे वर्ग समन्वय के स्थान पर वर्ग संघर्ष की बात कही। इन लोगों ने समाज की एक नई व्यवस्था, एक नई व्याख्या प्रस्तुत की जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा यूटोपियन। दोस्तों, समाजवादी आदर्शवादी थे, उनके कार्यक्रम की प्रवृत्ति अव्यावहारिक थी। इन्हें स्वप्रदर्शी समाजवादी कहा गया क्योंकि उनके लिए समाजवाद एक सिद्धांत मात्र था। अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे। प्रथम यूटोपियन यानी कि स्वप्रदर्शी समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वह फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। कौन था? सेंट साइमन। उसका मानना था कि राज्य और समाज का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे शोषण की प्रक्रिया समाप्त हो तथा समाज के गरीब तबकों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। उसने घोषित किया, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार अथवा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फूरवे था। वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए, इससे पूंजीपति उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया लुई ब्ला था। उसका मानना था कि आर्थिक साधनों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। यद्यपि आरंभिक समाजवादी अपने आदर्शों में सफल नहीं हो सके, लेकिन इन लोगों ने पहली बार पूंजी और श्रम के बीच संबंध निर्धारित करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको शानदार तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो में पढ़ाऊँगा अगर उसका आपको PDF चाहिए तो आप लोगों को PDF व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सूरज कुमार दी बेस्ट मेरा इंस्टाग्राम ID है। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या है? अब लेनिन के बारे में आपको बताना है। लेनिन एक स्वप्रदर्शी विचारक नहीं बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। यानी लेनिन के बारे में यहाँ कहा गया है कि लेनिन जो है एक स्वप्रदर्शी विचारक नहीं था बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक यानी समाज के बारे में सोचने वाला तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है, जैसा कि ट्रॉट्स्की चाहता था। ठीक है, इसलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। नई आर्थिक नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। क्या क्या था? ध्यान से समझिएगा। पहला था, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। दूसरा है, यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। तीसरा, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया।
चौथा पॉइंट्स ये था दोस्तों, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। पाँचवा है विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। और छठा है व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसियों द्वारा शुरू किया गया। सातवां जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, वह विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। आठवां है ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। लेनिन की नई आर्थिक नीति द्वारा उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया गया तथा रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था लेनिन के बारे में। अब दोस्तों स्टालिन के कार्यों का उल्लेख करें, यानी स्टालिन ने क्या क्या किया ना, उसका आपको बताना है उसके बारे में। तो समझिएगा एक एक पॉइंट्स को, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो मैं आपको तैयारी करा ही रहा हूँ, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सबका बारी बारी से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगला पॉइंट्स है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, रूस में सत्ता संभालते ही स्टालिन के समक्ष अनेक विकट समस्याएं थी। रूस में कहता है जैसे ही सत्ता उसने संभाला तो उनके साथ विकट समस्याएं आ गई थी। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या थी। अतः सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए स्टालिन ने 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू की। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना किसने और कब लागू की? तो स्टालिन ने 1928 ईस्वी में लागू की। 3 पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा आर्थिक विकारा की गति दी गई, आर्थिक विकारा को गति की गई, औद्योगिकरण की गति बढ़ी, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ तथा वैज्ञानिक प्रगति हुई। इस सब में तेजी आया। श्रमिकों, किसानों, स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया। स्टालिन के सत्ता संभालने के बाद सामूहिक कृषि की व्यवस्था की गई, परंतु यह व्यवस्था सफल नहीं हो सकी। यानी स्टालिन ने जो अपने विकट समस्या उनके सामने आई थी, तो उसने एक महत्वपूर्ण योजना बनाई और उसमें उन्होंने ये सब काम किए, तो उसका ये सक्सेस नहीं हुआ था। स्टालिन ने राज नियंत्रित कृषि फॉर्म यानी कोल खोज, कृषि फॉर्म को कोल खोज कहते हैं, खोले गए। इसका विरोध करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। साम्यवादी दल के भीतर भी स्टालिन की नीतियों की आलोचना की गई, अतः इन्हें षड्यंत्रकारी मानकर दंडित किया गया। अनेकों को जेल में बंद कर दिया गया। ट्रॉट्स्की सहित अनेक नेताओं को निर्वासित कर दिया गया। लोकतंत्र, भाषण और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्रांति और मार्क्सवाद के आदर्शों की उपेक्षा की गई। इस नीति का कला साहित्य के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा। स्टालिन ने सर्वाधिकारवाद की नीति अपनाई तथा तानाशाह बन गया। इसके बावजूद स्टालिन ने सोवियत संघ को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रेरित कर दिया गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने टोटल क्वेश्चन आपके साथ टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कशन किया है, और टोटल 7 क्वेश्चन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। यदि इस वीडियो को स्किप मत किए हैं तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा गया है कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। अब यहाँ से अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न हो या 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, एक भी क्वेश्चन अब आपको नहीं छूटने वाला है। वीडियो पसंद आए तो दबा के लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह का वीडियो रोजाना आते ही रहता है। और हर रोज़ सुबह 11 बजे हमारे जो शिक्षा से संबंधित जानकारी आती है, जो अपडेट आता है, वो अपडेट मैं लेकर के आता हूँ सुबह के 11 बजे। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप दोनों चलाते हैं तो, नहीं तो एक को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको शिक्षा से संबंधित और जो भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा सबसे पहले उसका PDF जो है मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो लाने वाले हैं वह हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसमें कि टोटल क्वेश्चन इसी तरह से मैं डिस्कशन करूंगा, जिससे आगे आने वाले एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।